जब 6 लोग कुछ इम्पोर्टेंट मैपिंग के लिए केव के एक टाइट पैसेज में दाखिल होते हैं तो उन्होंने सोचा कि वे मोज़डेल गुफाओं के गहरी टनल्स में एक साहसिक और रोमांच भरा दिन बिताएंगे। लेकिन उनके सामने एक ऐसी कंडीशन खड़ी हो जाती है जो कि बिल्कुल आश्चर्यजनक थी, जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। कहानी की शुरुआत 24 जून 1967 में हो जाती है। उस समय बहुत सारे केव्स ऐसे थी जिनके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी और उन केव्स का कोई भी मैप नहीं था। 10 केव्स मोज़डेल केव के टनल्स और उसकी गहराई का पता लगाने केव में पहुंच जाते हैं। इन रूट्स का अभी तक कोई भी मैप नहीं था, इस वजह से इनके बारे में ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन इस ग्रुप के दोनों लीडर्स को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। ग्रुप को सावधानी से नेविगेट करने के लिए 26 वर्षीय लीडर डेव एडमसन और उनके दोस्त जेबू थे। उन्होंने मोज़डेल केव के कई सारे राज अब तक पता लगाए थे। अब तक जितने भी रूट्स फाइंड किए गए थे वे सभी सिंपल रूट थे और ये लोग इसके आगे जाने वाले होते हैं, जो कि एक पजल टाइप थी, क्योंकि मेन टनल से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रही थी और इसी बीच राइट एंट्रेंस को चुनना भी एक तरह से लक और एक्सपीरियंस का खेल था। अगर गलत रूट ले लिया तो वहाँ से बाहर आना नामुमकिन था। इस केव के टनल्स बहुत ही टाइट है, सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता है और टनल्स में काफ़ी सारे बेंड के साथ साथ चट्टानें और कीचड़ से भरी गीली जगह थी, जिससे ये सभी लोग अपने बॉडी को स्क्वीज करके आगे बढ़ गए थे। कुछ घंटों के बाद ग्रुप के 4 सदस्य, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, प्लान के अनुसार केव के एंट्रेंस पर वापस लौट आते हैं। इनमें डेव एडमसन की मंगेतर मोराक भी शामिल थी, जो कि एक कैजुअल केवर थी और उन लोगों की जल्दी ही शादी होने वाली थी। उन दोनों की पहचान भी केव एक्सप्लोर के बीच ही हुई थी। पूरे ग्रुप का केव एक्सप्लोर का एक ही दिन का प्लान था, लेकिन प्लान में चेंज हो जाता है और 6 लोग आगे बढ़ने के लिए डिसाइड करते हैं और बाकी 4 लोग लगभग 5 बजे केव से बाहर आ जाते हैं। इस समय आसमान में बादल छाए हुए थे, लेकिन स्पष्ट रूप से कोई भी खतरा नहीं था। डेव और जेब अपने दोस्तों के साथ इक्विपमेंट और टूल्स की सहायता से आगे बढ़ रहे थे। कॉलिन विकस, जॉन एगडेन और बिल ब्रैग्स केवल 17 साल की उम्र में ही एक्सपीरियंस केवर थे। माइकल रायन उस समय सबसे कम उम्र का केवर था। ये लोग नियर मैराथन रूट से क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। यह क्लॉस्ट्रोफोबिक टनल टाइट पैसेज के साथ साथ 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना लंबा है, जिसकी पूरी लेंथ 2700 फीट है। यह टनल इतना टाइट है कि सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन जितना, यानी कि 18 इंच बाय 12 इंच। साथ ही मैराथन की टनल से एक ही डायरेक्शन में पानी बहता है। इस जगह पर रेंगते हुए आगे बढ़ने की इमेजिन करने पर ही अपने आप ही घुटन हो जाती है, क्योंकि ऐसी टनल से जाना जिसकी साइज़ अपने दोनों कंधों से भी कम हो और ऊपर से टनल से पानी भी बहता हो। इमरजेंसी में एग्जिट की तरफ मुड़ने के लिए कोई भी चांस नहीं था। इस पॉइंट पर आप सिर्फ टाइट पैसेज से खुद की बॉडी को निचोड़कर आगे बढ़ सकते हो और जगह ढूंढकर यू टर्न ले सकते हो। जबकि आप नियर मैराथन में अंदर आ जाते हो तो आपको कम से कम 1 घंटे के लिए मैराथन में आगे बढ़ना होगा और 900 फीट क्रॉलिंग करने के बाद नियर मैराथन और फार मैराथन के बीच एक छोटी रूम मिलेगी, जहां पर आप अपने बॉडी को रेस्ट दे सकते हो और चाहे तो रिटर्न भी हो सकते हो। फार मैराथन के एंड पॉइंट तक सभी 6 लोग पहुंच गए थे। उन्हें फार मैराथन के आगे क्या है ये देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। इस पॉइंट पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है और एक्सपीरियंस केवर को भी घुटन होने लगती है, यानी कि न्यू केवर यहाँ आने से पहले ही दम तोड़ देगा। और यह सभी लोग आगे की टनल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच केव के बाहर बारिश शुरू हो जाती है। मोराक, जो कि टनल की बाहर थी, वो टनल की एंट्रेंस पर आ जाती है, यह देखने के लिए कि बाकी लोग अपना काम पूरा करके वापस आए कि नहीं। लेकिन एंट्रेंस पर कोई भी नहीं था और ना ही बाहर आने के कोई निशान थे। मोराक उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन केव के अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। दरअसल इतनी गहराई में आवाज़ उन तक पहुंचना इम्पॉसिबल था, लेकिन बाहर इतनी बारिश नहीं थी कि जिसके चलते कोई चिंता का मसला था और मोराक वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ डेव और उसके दोस्तों को बाहर की कंडीशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं थी और वे आगे की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने केव के अंदर का पानी बढ़ता हुआ देखा तब शायद उनकी परेशानी बढ़ गई होगी। शायद इस रिस्क को उन्होंने इग्नोर किया होगा, क्योंकि उन्हें हर टाइम एक्स्ट्रा रिस्क लेने की आदत थी और इसकी एडवेंचर के लिए चर्चा में भी थे। लेकिन जब केव में वाटर लेवल बढ़ गई होगी फिर उन्हें खतरे का एहसास हुआ होगा
डेव इस केव सिस्टम को बेहतर जानता था, इसलिए उन्हें यकीन था कि सुरक्षित बाहर कब जाना है। दुर्भाग्य से उन्हें पता नहीं चला कि उनके रास्ते में कितना पानी आ रहा है। यह पूरी ट्रैवलिंग 3 घंटे की थी, जो कि बहुत सारे टाइट पैसेज और कीचड़ से थी। मोरा बकरी बार 9 बजे गुफा के प्रवेश द्वार पर लौट आती है। वह गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर पानी की एक झील को देखकर पूरी तरह से भयभीत हो जाती है, क्योंकि इंट्रांस पूरी तरह से पानी से डूब गई थी और इंट्रांस कहाँ पर है यह भी पता लगाना कठिन हो रहा था। इस पॉइंट पर मोरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो पूरी तरह से डरी हुई थी। वो भागते भागते पास वाले शॉप पर चली जाती है और उसे पूरी कहानी बताने के बाद वो शॉप ओनर रेस्क्यू टीम को बुला लेता है। गुफा में बढ़ रहे वाटर लेवल का अंदाज़ा डेव और उसके दोस्तों को लग गया था। हर गुजरते समय के साथ वाटर लेवल बढ़ रही थी और वे सभी रिटर्न की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। टाइट टनल से अपने शरीर को निचोड़कर जेफ और माइकल ने फार मैराथन को क्रॉस कर लिया था और एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन केव में अंदर आते वक्त जो पानी पीछे से आ रहा था वो अभी डायरेक्ट उनके चेहरे पर आ रहा था और साथ ही पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा था। यह सिचुएशन काफ़ी पैनिक करने वाली थी और ऊपर से ट्रैवलिंग भी बहुत दूर तक करनी थी। जेब और डेव ऐसी कंडीशन से काफ़ी बार गुजरे थे। उन्हें पता था कि ऐसी कंडीशन में उन्हें सिर्फ एयर चैम्बर ही बचा सकता था और उनके पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन यह कंडीशन उनके सोच से भी ज़्यादा डरावनी थी। इस टनल में सिर्फ केवल ही मुश्किल से फिट बैठता है और ऊपर से पानी आने की वजह से पानी का पाथ भी ब्लॉक हो रहा था और ऐसे कंडीशन में उनके चेहरे पर पानी जमा हो रहा था और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर आना था। जेफ और माइकल नियर मैराथन में अंदर आ जाते हैं, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और उन्हें आगे जाना नामुमकिन था और उनकी यह पूरी बातचीत वॉइस रिकॉर्डर में सेव हो रही थी। माइकल ने जेफ से पूछा कि अब क्या करना है। जेफ सिर्फ इतना ही कहता है कि ऊपर की साइड रहो और दोनों भी सीलिंग में एक होल में घुस जाते हैं। सिर्फ यही जगह कुछ पल के लिए उन्हें सेफ रखने वाली थी, इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और दूसरी ओर बाकी 4 लोग फार मैराथन में फंसे थे। वे भी बाहर निकलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन पैसेज काफ़ी टाइट होने की वजह से वे सभी हताश हो रहे थे और उनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो हो रही थी। सभी लोग जिधर हवा का पॉकेट मिलेगा उधर अपने चेहरे को ऊपर उठा के रखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जॉन टनल में सबसे लास्ट था और उसने अपने दोस्तों की हताश चीखें सुनी थी, यह महसूस करते हुए कि आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। पीछे मुड़ने के लिए उसने अपने हाथों से अपने शरीर को पीछे की ओर धकेला और अपने पैरों का उपयोग करते हुए अपने शरीर का वजन उठा लिया। केवल कुछ ही सेकंड्स की बात थी, इससे पहले कि वो पूरी तरह से पानी में डूब जाता। उसे सिर के ऊपर एक छोटी सी दरार मिल जाती है, जहाँ उसने हवा के आखिरी क्षण के लिए अपने सिर और शरीर को झुका लिया था, इसी उम्मीद में शायद पानी बढ़ना बंद हो जाएगा और उसे हवा की छोटी सी जगह में सुरक्षा मिल जाएगी। यह किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में फिट होने के लिए बहुत ही तंग जगह थी, लेकिन इसमें जीवित रहने की लड़ाई ने उसने अपने शरीर और चेहरे को गुफा के दरार में फंसा लिया था। क्योंकि बाहर बचाव का पूरा प्रयास शुरू हो गया था। यह स्पष्ट था कि गुफा का प्रवेश द्वार पानी की झील से पूरी तरह से तबाह हो गया था और प्रवेश द्वार मिट्टी और कीचड़ से भर जाती है। लेकिन लोगों को अभी भी उम्मीद थी कि शायद केव के अंदर सभी लोग किसी एयर पॉकेट में सुरक्षित होंगे और बचाव कर्मी पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सभी बचाव कर्मी पूरी ताकत से काम कर रहे थे। सैकड़ों बचाव कर्मियों ने बांध को प्रवेश द्वार से हटाने में काफी मदद की और पानी को गुफा के मुंह से निकालने के लिए पंप भी लगाए, लेकिन इस एक्टिविटी में काफी सारा टाइम जा रहा था। आखिरकार बारिश के पूरे एक दिन बाद यानी संडे, बचाव कर्मी केव से पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ मेंबर्स केव में चले जाते हैं और बार बार चिल्लाते हैं कि तुम बाहर आ सकते हो, पानी अब कम हुआ है। लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जेब और माइकल की बॉडी मिल जाती है, जहाँ पर वे देखते हैं कि उनका चेहरा पूरी तरह से ऊपर की होल में फंसा था। रेस्क्यूअर का मानना था कि उन्होंने सांस लेने के लिए खूब प्रयास किए थे, लेकिन वाटर लेवल बढ़ने के बाद यह नामुमकिन था। उनके बॉडी से साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जीने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन मौत उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। एक एक करके 5 लोगों की बॉडीज को ढूंढा जाता है, लेकिन अभी भी जॉन की बॉडी नहीं मिली थी। पूरे 2 दिन सर्चिंग करने के बाद आखिरकार जॉन की बॉडी मिल जाती है, जो कि पूरी तरह से फंस गई थी। जॉन का आधा शरीर ऊपर की एक दरार में फंस गया था। सोच के ही डर लगता है कि पानी हमारी तरफ आ रहा है। यह देखने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही भाग सकते और ना ही छिप सकते, मानो चारों तरफ से पत्थर ने जकड़ कर रखा हो।
दूसरी तरफ मोरैग पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी, लेकिन कुदरत की इस खेल के सामने वो हार गई थी। उसके पास डेव के यादों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। सभी रेस्क्यूअर बहुत ही निराश हो जाते हैं। उन लोगों के बॉडीज को बाहर निकालना किसी खतरे से कम नहीं था और फाइनली डिसीजन लेकर उन 6 लोगों के बॉडीज को केव में ही छोड़ा जाता है और मोसडेल केव बंद की जाती है और उसके एंट्रेंस पर स्टील की डोर लगवाई जाती है। 1971 में उन लोगों के फैमिलीज और दोस्तों ने केव रीओपन का अप्रूवल ले लिया और उन बॉडीज को पूरे 4 साल बाद बाहर निकाला गया और केव के मेन पैसेज में शिफ्ट कर दिया और केव की एंट्रेंस पर एक प्लेक लगवाई जाती है उनकी याद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।